गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपने अभी देख ही लिया होगा, आज हम जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा दुनिया का संविधान है। इसके साथ ही आप आज इसकी हिस्ट्री के साथ साथ ये जानेंगे कि भारतीय संविधान को बनने में कौन सी चुनौतियाँ आई। हम सभी पहले से ही जानते हैं, हमारा जो देश था वो ब्रिटिशर्स का गुलाम था, और हमारे पास में जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर रिटर्न एविडेंसेस हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारे संविधान को बनाने में कौन सी चुनौतियाँ आई। इसके साथ साथ ये पता लगाने के लिए कि भाई हमारे संविधान को बनने के लिए कौन से स्टेप्स या किन पदों के द्वारा हमारा जो संविधान है वो तैयार हुआ। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारा संविधान तैयार हुआ, या किन किन चुनौतियों को देखते हुए या फिर जिन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारा संविधान यहाँ तक आकर के पहुँचा। जी, तो हमारा जो सबसे पहला ये टॉपिक आपको सामने ही दिख रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। ओके जी, याद रखिएगा, जब पहली लड़ाई हुई हमारी प्लासी का युद्ध 1757, देखिएगा सबसे पहले जो अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर आए थे तो वो 1600 के अंदर आए थे। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 1600 BC के अंदर AD 1600 AD के अंदर हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ आए थे। सबसे पहले वो लोग आए थे भारत देश के अंदर व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे करके उनका वर्चस्व बढ़ता गया। आप एक और बात को समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने की थी 1600 के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी थी। इसके अंदर क्या था भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पुर्तगीज़ जो थे, जो पुर्तगाली लोग थे उनकी अलग थी, फ्रांसीसियों की अलग थी। ये 1600 में जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है, ये अंग्रेज़ सरकार की कंपनी थी। ठीक है, मतलब इंग्लैंड वालों की। तो इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1600 AD के अंदर हमारे यहाँ पे आई थी। उससे पहले सबसे पहले जो थे वो पुर्तगाली आए थे 1448 के अंदर। ओके, 1498 के अंदर आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, वो आए थे यहाँ सॉरी। तो 1498 के अंदर पुर्तगालियों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सबसे पहले, वो हमारे भारत देश के अंदर स्थापित हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे करके फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसियों के बाद में आपके अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों के बाद में डच आए, और भी बहुत सारे अलग अलग देशों ने अपने यहाँ पर उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन जितना वर्चस्व आपका या जितनी पावर में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड वाले थे, अंग्रेज़ थे, वो जितनी पावर में यहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए, उतना कोई और हमारे यहाँ पे नहीं कर पाया। तो इसी के साथ में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप ये समझ जाएं कि जो अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही हमारे यहाँ पर ज़्यादा राज कर पाई। बाकी की जो देश थे उन्होंने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा अधिकार नहीं किया। सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जो है अधिकार किया, या फिर ये बोल सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी, मतलब प्लासी का युद्ध लड़ा। तो प्लासी के युद्ध के अंदर क्या हुआ कि भाई प्लासी का युद्ध जैसे ही उन्होंने लड़ा वो जीत तो गए सॉरी। तो प्लासी का युद्ध वो जैसे ही जीते, उनके पास में पावर आ गई। पावर आने का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप किसी के ऊपर अधिकार कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप जाओगे, वहाँ के राजा को हरा दोगे, तो वहाँ की जो जनता है वो आपकी बात को नहीं मानेगी। आपने राजा को हराया है, ताकत अपनी हाथ में ले ली है, लेकिन राजा के बाद में जो प्रजा है वहाँ की, वो भी तो आपकी बात माननी चाहिए ना। वो तब मानती है जब आपके पास में रिटर्न एविडेंसेस होते हैं, या फिर आपके पास में अधिकार आ जाते हैं, तब मान सकते हैं कि आप वहाँ के राजा बन गए हैं या फिर आपने उस जगह को जीत लिया है। केवल किसी राजा को हराने से आपके पास में पावर नहीं आती। एग्जाम्पल के लिए आप आज की डेट में भी देखते होंगे, कोई भी जैसे हमारे यहाँ पे MLA बनते हैं, MP बनते हैं, या इलेक्शंस के बाद में कोई भी जीतता है, तो जैसे ही वो जीतता है वैसे ही वो इलेक्शन के अंदर जीतने के बाद में वो राजा नहीं बन जाता, या एक पर्टिकुलर जगह का कोई भी MLA वगैरह नहीं बन जाता। उसको शपथ दिलाई जाती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, तब जा कर के हम ये मान सकते हैं कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर पर्सन है और इसके पास में ये अथॉरिटीज़ आ गई हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी, मतलब प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद में अंग्रेज़ों के पास में केवल पावर आई थी कि भाई वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास में रिटर्न लेवल के ऊपर कुछ नहीं था कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि भाई उनकी जो पावर थी उनको हमारे देश के लोग भी मानने के लिए तैयार थे, क्योंकि हमारे देश के लोग भी राजा की बात मानेंगे। उस टाइम पर मुगलों का शासन था यहाँ पर। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 1757 के अंदर हुआ था, 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ।
उसके अंदर अंग्रेज जीत गए थे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो प्लासी के युद्ध की तारीख देखिएगा 23 जून 1757, 23 जून 1757 को ये युद्ध लड़ा गया। प्लासी कहाँ पर है भाई? नादिया नदी के किनारे पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। युद्ध के अंदर किस किस का पक्ष था देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक पर्सन है, वो लड़ रहे थे। और इन्होंने किसके खिलाफ लड़ा था? ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ इन्होंने ये युद्ध लड़ा था और सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे देखिएगा, इसके रीज़न क्या थे भाई? किला बनाने को लेकर के विवाद था, ठीक है। कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन नाम से एक किला है, एक जगह है, मतलब कि उन्होंने एक वो बनाया थी, एक क्या बोल सकते हैं, एक उन्होंने महल बनाने की या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव किला बनाने की कोशिश की थी, तो उसको लेकर के विवाद था। और जो सिराजुद्दौला जी थे वो मना कर रहे थे वहाँ पर बनाने के लिए। दूसरा क्या हुआ भाई? कंपनी के नवाब के आदेशों का उल्लंघन। कंपनी का नवाब के आदेशों का उल्लंघन। जो कंपनी थी वो नवाब के आदेशों का उल्लंघन कर रही थी, या फिर जो नवाब थे वो भी उनकी बात को नहीं मान रहे थे, क्योंकि भाई कन्फ्लिक्ट हो गया था उनके बीच में। नवाब द्वारा अंग्रेजों को विशेष व्यापारिक लाभ न देना। तो अंग्रेज जो थे वो ये चाह रहे थे किसी तरीके से हमें हेल्प मिले भाई, हम यहाँ पर अपनी मर्जी से व्यापार करें। देखो आपको पहले ही बताया कि भाई व्यापार करने के लिए आए थे, उनका मेन मोटिव तो यही था किसी तरीके से यहाँ से ज़्यादा पैसे कमाए जाएं। लेकिन जो नवाब थे वहाँ के, सिराजुद्दौला जी थे, उनका मानना ये था कि भाई अगर आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे मेरे को, तभी आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। अब इस चीज़ के लिए अंग्रेज मना कर रहे थे कि भाई हमारे को तो भाई इंडिपेंडेंट रहना है यहाँ पे, और हमें तो किसी भी तरीके से व्यापार करके अपने आप फ़ायदा कमाना, बजाय इसके कि नवाब को देना है या यहाँ के राजाओं को देना है। वो तो अपने लिए कर रहे थे, सीधी सी बात है। तो नवाब के द्वारा अंग्रेजों को विशेष व्यापारिक लाभ न देना, कि उनको भाई स्पेशल कोई भी वो नहीं देता ट्रीटमेंट। नवाब के सेनापति मीर जाफिर, देखिएगा मीर जाफिर जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ये नवाब के सेनापति थे, मतलब जो सिराजुद्दौला था उसके सेनापति का नाम है मीर जाफिर, ने विश्वासघात किया जिससे अंग्रेजों की जीत हुई। इसने क्या किया? विश्वासघात किया, या फिर ये बोल सकते हैं धोखा किया नवाब के साथ में, तब जाकर के अंग्रेजों को जीत मिली थी, उसको लालच दिया बेसिकली। इस युद्ध ने सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर का पुत्र ने करवाई। तो मीर जाफर का जो बेटा था मीरन, उसने जो है सिराजुद्दौला की हत्या करवाई, जिसके कारण वो लोग इस युद्ध में हार गए थे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग ठीक से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो कंपनी थी या अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे देश के जो नवाब थे या हमारे देश के जो राजा थे उनके खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचा और आगे जा करके उनको हरा दिया। नेक्स्ट देखिएगा, इसका रिजल्ट क्या आया। जो आपका प्लासी का युद्ध था, इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका परिणाम क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर भारी प्रभाव मिला, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था इनका, मतलब बंगाल के अंदर इनकी हर बात मानी जाने लगी थी। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, कठपुतली शासन, मतलब कि उनको नवाब तो बना दिया, उनको राजा तो बना दिया, लेकिन अब पावर किसके हाथ में थी? पावर सारी की सारी अंग्रेज़ों के हाथ में थी। भाई कोई भी राजा है, जैसे आप पॉलिटिक्स के अंदर भी देखते हो, अगर कोई बिजनेसमैन है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हेल्प करता है फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, तो बाद में जाकर के जो रूल रेगुलेशन बनते हैं वो उस बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, मतलब उसको फ़ायदा दिलवाने के लिए ही बनते हैं। आप ये मान के चलो कि भाई हमारे फ़ायदे के लिए बनेगा, नहीं बनेगा फिर वो, क्योंकि उसने बहुत सारा खर्चा किया उस चीज़ के ऊपर। जब एक इंसान इतना पावर में आता है और किसी की सपोर्ट से आया है, तो जिसने उसको सपोर्ट किया है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो बाद में तो उसको उसका मतलब रिटर्न चाहिए ना, फ़ायदा तो चाहिएगा उसको। तो यही चीज़ उसने करी। तो मीर जाफ़र को वहाँ के बाद नवाब तो बना दिया गया, राजा तो बना गया, लेकिन कठपुतली शासन की तरह चलाया गया, मतलब वो एज अ पपेटरी काम कर रहा था उनके लिए, अंग्रेज़ों के लिए। अंग्रेज़ों को विशाल धन संपत्ति मिली, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधरी। ये हुआ भाई, जैसे जैसे उनको फाइनेंस में फ़ायदा होता चला गया, कंपनी के जो हालात थे वो सुधरते चले गए, उनको और ज़्यादा बेनिफिट हुआ। लेकिन जिसका लालच बढ़ता जाता है उसका लालच कभी ख़त्म नहीं होता। अब उनको और ज़्यादा पावर चाहिए थी। अब धीरे धीरे देखना, ये इसको भी हरा देंगे, मीर जाफ़र को भी ये हटा देंगे अपने रास्ते से। ऐतिहासिक महत्व देखते हैं इसका। यह युद्ध भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत माना जाता है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर ऐसा मानते हैं कि भाई अब इनका प्रभुत्व बढ़िया तरीके से आ गया था और अंग्रेज़ों ने भारत देश के ऊपर राज करने का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। नेक्स्ट देखिएगा, अब होता बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर।
1764 के अंदर होती है। तो ये जब युद्ध हुआ, ये युद्ध के ख़त्म होने के ठीक बाद में हम ये मान सकते हैं कि अंग्रेज़ों का पूरे तरीके से भारत देश के ऊपर राज होना स्टार्ट हो गया था, या अंग्रेज़ों का जो आधिपत्य था वो हमने स्वीकार कर लिया था। प्लासी के युद्ध के अंदर क्या हुआ, एक राजा हार गया था खाली, लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध को जीता, उन्होंने वो एक नीति लेकर के आए, देखेंगे वो नीति क्या है। उसके बाद में उनका पूरे तरीके से भारत देश के ऊपर वर्चस्व स्थापित होता चला गया। न केवल बंगाल में, बंगाल तो स्टार्टिंग थी, बंगाल के बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर यही था। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 सॉरी 22 अक्टूबर 1764 को आपका जो है ये युद्ध लड़ा गया। बक्सर कहाँ पे पड़ता है, बिहार के अंदर एक जगह है, बिहार के अंदर पड़ता है। युद्ध में कौन कौन पक्ष थे, कौन से हिस्से थे, कौन कौन लड़ रहा था इसको लड़ रहे थे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी में हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे एक साइड से, ठीक है। हेक्टर मुनरो उस टाइम के काफ़ी ज़्यादा जाने माने व्यक्ति तो हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि बक्सर के युद्ध के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहे थे, हेक्टर मुनरो जी लड़ रहे थे। और भारत देश की तरफ से कौन लड़ रहे थे, 3 भारतीय शक्तियाँ, ट्रिपल अलायंस के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, ठीक है। ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना जाता है। और ट्रिपल अलायंस के अंदर कौन कौन था, बंगाल का नवाब मीर कासिम, इसके अलावा अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। ये 3 पर्सन एक साइड थे और एक तरफ हेक्टर मुनरो थे अंग्रेज़ों की तरफ से। इन तीनों के होने के बावजूद भी हेक्टर मुनरो जी जीत गए, मतलब कि अंग्रेज़ लोग जीत गए। मतलब इतनी कितनी बड़ी सेना रही होगी, कितना लोगों ने एफर्ट डाला होगा, उसके बावजूद भी ये लोग हार गए। इन लोगों के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, युद्ध के कारण क्या थे भाई, क्या क्या रीज़न रहे थे इस चीज़ के, ठीक है। युद्ध क्यों हुआ, अब जब उसको एक को नवाब बना ही दिया गया था मीर कासिम को, ठीक है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है। कंपनी में मीर कासिम के बीच कर एवं व्यापार विवाद, ठीक है, वही बात, पैसे को लेकर के इनके बीच में झड़प हुई या लड़ाई हुई। मीर कासिम द्वारा अंग्रेज़ों को दस्तक के उपयोग पर से रोकना, दस्तक के उपयोग से रोक दिया था उन्होंने। कंपनी का नवाबों की नीतियों में अत्यधिक दखल, तो कंपनी का नवाबों की नीतियों में अत्यधिक दखल, कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी पॉलिसी तैयार करते थे नवाब, उसके अंदर एक जो बड़ा हिस्सा था या जो बड़ा फ़ायदा होता था वो अंग्रेज़ों का ही होता था। वो केवल ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से कंपनी को फ़ायदा हो या हमें फ़ायदा होना चाहिए। अब उस फ़ायदे के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। अब ये कोई भी रूल बनाते, उसके अंदर अपनी टांग अड़ा देते या ये बोल देते कि भाई हमें तो ये चीज़ चाहिए। अब उस चीज़ के लिए जो नवाब थे या जो राजा थे वो इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते थे, या वो ये मानते थे कि भाई इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश को या हमारे आसपास के इलाके को नुकसान होगा, तो वो उस चीज़ को क्यों मानते। इस चीज़ को लेकर के ये युद्ध हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, इसके रिजल्ट क्या क्या आते हैं, देखिए रिजल्ट देखते हैं, परिणाम देखते हैं। अंग्रेज़ों ने निर्णायक जीत हासिल की, तो भाई ये जीत गए, इसमें सीधी सी बात है। इसके बाद में संधि होती है, ये इंपॉर्टेंट संधि है, इसको याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 के अंदर, 1765 के अंदर इलाहाबाद ट्रीटी के नाम से जानी जाती है इंग्लिश के अंदर। मुगल बादशाह ने कंपनी को दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार का मतलब क्या है, दीवानी अधिकार का मतलब ये है कि आप रूल रेगुलेशन अपनी मर्जी से बना सकते हो। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व व्यवस्था दे दी, मतलब कि जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया इसके बाद में। ये संधि हुई थी इलाहाबाद के अंदर। अवध का नवाब भारी युद्ध क्षतिपूर्ति देने को बाध्य होगा। जो अवध का जो नवाब था, आपने उसका नाम पढ़ा अभी, तो उसको क्या हुआ था, जो भी नुकसान हुआ था या जो भी टैक्स, जो भी लड़ाई हुई, उस लड़ाई का पूरा खर्चा जो है अवध के नवाब को देना पड़ा, क्योंकि भाई अवध जो है सबसे बड़ा सॉरी अवध जो है सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, तो उनके पास में से पैसे ज़्यादा थे, तो सारा का सारा खर्चा उनको देना पड़ा। जो वास्तविक शासक बन गए, इसके बाद में उनके हाथ में पावर आ गई। इलाहाबाद की संधि के बाद में आर्थिक शक्ति पूरी तरह अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई थी। जितना भी पैसे का मामला था या जो भी आर्थिक शक्ति थी, इकोनॉमिक पावर जो भी थी इंडिया के पास में, वो पूरी की पूरी अंग्रेज़ों के पास में चली गई थी। धीरे धीरे करके उन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो बढ़ाना शुरू किया और पूरे भारत देश के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके बाद में क्या होता है भाई,
यह युद्ध अंग्रेजी साम्राज्यवाद की वास्तविक शुरुआत माना जाता है। देखिए पहला जो युद्ध हुआ था वो बैटल ऑफ प्लासी था, ठीक है, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बाद में भी उनके पास में राइट्स नहीं थे। जब उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता तो उन्होंने एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया, और इसके साथ ही साम्राज्यवाद की जो असली शुरुआत थी या अपने एरिया को बढ़ाने की या उपनिवेशवाद की जो शुरुआत थी वो उन्होंने बक्सर के युद्ध से शुरू कर दी थी। ठीक है, आगे सुनिए। तो अब जब उन्होंने 1764 के अंदर 65 में अब उनके पास में वो आ गई सारी चीज़ें, तो अब युद्ध तो लड़ना पड़ता है भाई। देखो किसी को भी किसी भी जगह के ऊपर कब्जा करना तो स्टार्टिंग में उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो जब वो ये युद्ध जीत गए हैं तो उनको क्या चाहिए, अपने रूल रेगुलेशन बनाने के लिए पावर चाहिए। अब रूल रेगुलेशन जब वो लागू कर देंगे तो वो हमारे देश के लोगों को मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो वो कानून लेकर के आए थे वो रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आएगा। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हमारा जो संविधान है उसके इतिहास को बनने में कितने सारे चरण लगे हैं, कितने सारे स्टेप्स लगे हैं। ये सारे जितने भी हम एक्ट पढ़ेंगे ये सारे के सारे रिलेशन तैयार करते हैं हमारे भारतीय संविधान के साथ में, तब आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले क्या लेकर के आए भाई, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को लागू करना, रेगुलेट करना। उस चीज़ के लिए इन्होंने एक्ट लेकर के आए या फिर एक कानून लेकर के आए, इसको बोलते हैं 1773। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जितने भी बनाए हैं वो सारे के सारे एक्ट होते हैं, ठीक है, एक्ट होते हैं या अधिनियम होते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। उन एक्ट के आधार पर ही इन्होंने आगे चल के उनके केवल डेट चेंज हुई, रेगुलेटिंग एक्ट है या कोई भी एक्ट है तो उसकी केवल डेट चेंज हुई, नहीं तो नाम बिल्कुल इनके सिमिलर ही हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कई बार आया तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना उसी की केवल डेट चेंज होगी। यहाँ पर जैसे 1773 है तो 83 हो जाए, कहीं पर कुछ हो जाए, तो वो डेट वाइज याद रखना आपको ऐसे याद नहीं करना कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट है तो दूसरे का एक्ट का नाम दूसरा नाम हो, नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट ही नाम हो सकता है लेकिन उसकी जो डेट होगी या उसका जो सन होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 के अंदर। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं एक बार। भारत के प्रशासन में पहली बार ब्रिटिश शासन का दखल हुआ, ब्रिटिश सरकार का दखल हुआ, तो उन्होंने उनकी जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उनका भी दखल इसके अंदर होने लग गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। अब वो गवर्नर नहीं रहा, गवर्नर जनरल हो गया। अब ये गवर्नर जनरल कौन बन रहा है भाई, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। ये पहले गवर्नर जनरल थे, कहाँ के, बंगाल के। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वॉरेन हेस्टिंग। 4 सदस्यों की गवर्नर जनरल की परिषद तैयार की गई, इसके अंदर 4 सदस्य बनाए गए भाई। कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई भारत देश के या कलकत्ता के अंदर पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया, 1774 में किया गया, ठीक है, एक साल बाद। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। सपोज करिए ये आपका एक बंगाल है, इसके नीचे आपका मुंबई और मद्रास, मुंबई आ गया और मद्रास आ गया, ये इनके अंडर काम करेगा, ठीक है। ये दोनों जो मेंबर थे ये बंगाल वाले के अंडर काम करेंगे, ठीक है, ऐसे किया उन्होंने। और मद्रास आता है आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु को बोलते हैं मद्रास, पहले के टाइम पे ये बोलते थे। कंपनी अधिकारियों को उपहार लेने से रोक, कि भाई जो कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनको गिफ्ट वगैरह या कोई भी चीज़ दी जाती है उसको नहीं लोगे आप, उसके लिए साफ प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी के निदेशकों पर संसद का नियंत्रण बढ़ा, तो वहाँ की जो संसद थी या वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उनका पूरे तरीके से अधिकार हो गया था कि भाई अब इनके अंडर काम करना है, बजाय इसके केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के। पहले वो कंपनी थी, अब कंपनी से उनकी जो गवर्नमेंट थी वो भी यहाँ पर काम करने लगी या उनका भी यहाँ पर वर्चस्व बढ़ने लगा। तो जो डायरेक्टर जनरल्स तो तैयार कर रहे थे या डायरेक्टर्स जो तैयार किए जाते थे कंपनी के, वो सारे के सारे संसद तैयार करती थी ब्रिटेन की। जी, नेक्स्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट 1774। तो पहला एक्ट था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किया अभी हमने। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 के अंदर। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या है भाई, इसके अंदर बहुत सारे लॉज आए। क्या क्या आए, भारत में दोहरी नियंत्रण प्रणाली शुरू हुई, मतलब आधा जो रोल था वो आपका किसका, कंपनी का होता था, और आधा रोल जो होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का होता था या ब्रिटिश सरकार का होता था। तो दोहरी नियंत्रण प्रणाली शुरू हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई राजनीतिक कार्यों के लिए। तो जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं या पॉलिटिकल वर्क जो भी होगा उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। सॉरी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक कार्यों को देखता था, ठीक है।
तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे अब इस चीज़ को, ठीक है। भारत के प्रशासन को सीधा ब्रिटिश सरकार के अधीन किया गया। तो ब्रिटिश सरकार देखती थी अब हर एक चीज़ को, ना केवल कंपनी देखती थी। कंपनी अब सरकार के नियंत्रण में कार्य करती थी, ये इसके अंडर काम कर रहे थे। चलो ठीक है, ये भी हो गया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए। भाई करप्शन को रोकने के लिए जितने हो सकते थे स्ट्रिक्ट नियम बनाए इन्होंने, ताकि किसी भी तरीके से भाई किसी को भी कोई परेशानी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा देश को फ़ायदा हो, मतलब ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो या ब्रिटेन को फ़ायदा हो। ब्रिटिश संसद का भारत पर प्रभाव बढ़ा। तो वही रूल बना रहे हैं, वही सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई उन्हीं का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। भारत के अंदर तो संसद थी नहीं, वही लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो ब्रिटेन है या आपका जो यूके है, वही एक ऐसा देश है जिसने ज़्यादातर देशों के ऊपर राज किया है, और उन्हीं ने सबसे पहले जो ये क्या बोलते हैं इलेक्शन वगैरह थे वो स्टार्ट करवाए थे, ठीक है। तो चार्टर एक्ट आता है भाई फिर 1813 के अंदर। देखिए हमने पहले पढ़ा क्या, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, अभी हमें देखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, और इसके बाद में अब हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट जो होता है ज़्यादातर जो आपके सॉरी ज़्यादातर जो एक्ट होते हैं ब्रिटेन के अंदर जो बनते हैं वो चार्टर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चार्टर वहाँ का कोई है एक, तो चार्टर एक्ट 1813 इसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, और सिवाय चीन व्यापार को लेकर के, ठीक है। तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किसके साथ में, केवल चाइना के साथ में वो अपने आप अपनी मर्जी से व्यापार कर सकते हैं, बजाय इसके किसी और देश के साथ में वो लोग नहीं कर सकते। मतलब चाइना की हिस्ट्री भी आपको बताएंगे, चाइना के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। चाइना एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके अंदर की व्यापार का बहुत बड़ा एक केंद्र माना जाता था। तो चीन के साथ व्यापार उन्होंने जारी रखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ पे कोई दखल नहीं हो, जो ब्रिटिश सरकार है उसका कोई दखल नहीं होगा, लेकिन बाकी कहीं पर भी अगर व्यापार हो रहा है या ट्रेड कर रहे हो आप, तो उसके बारे में आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, मतलब ब्रिटिश सरकार को बताना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर भी कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर काम करता था। तो भारत में मिशनरियों को प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। देखिएगा कोई भी एक जगह के ऊपर जब भी राज करने की कोशिश करी जाती है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय लोगों के बीच में भी उसी टाइम पे ईसाई मिशनरी आए थे। ईसाई मिशनरियों का ये मानता था कि भाई जो ईसाई धर्म है वो ज़्यादा अच्छा है, वो औरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा मॉडर्न है या अच्छा है। इस चीज़ को लेकर के उन्होंने क्या किया, भारत देश के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखने में केवल भारतीय हों, लेकिन उनका जो धर्म हो या उनकी जो नीतियाँ हों वो अंग्रेज़ों जैसी हों, ताकि उनको बात करने में या काम करने में आसानी हो यहाँ के साथ में, ठीक है। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भारत के अंदर अनुमति उनको मिल गई। इसके बाद क्या होता है भाई, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। भाई जो भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी पिछड़ी हुई मानते थे अंग्रेज़ों का मानना था कि अंग्रेज़ों में ये मदरसों में या जो गुरुकुल हैं उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है। तो वो लोग मानते थे अंग्रेज़ों वाली जो हमारी जो पढ़ाई है वही अच्छी है, और उसके लिए इन्होंने यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर के खर्चा करना स्टार्ट किया 1813 से। 1 लाख रुपए का प्रावधान किया। उस टाइम के हिसाब से 1 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा थे, आप ये बात याद रखिएगा। तो 1 लाख रुपए का उन्होंने प्रावधान कर दिया कि भाई एजुकेशन के ऊपर इतना खर्च करेंगे भारतीयों के ऊपर। इसके बाद क्या होता है, भारतीयों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने का पहली बार उल्लेख किया गया कि जो आपको पता होगा पहले है ना इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी, ठीक है। यूपीएससी नहीं था, इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी। तो आईसीएस के नाम से जानते हैं इसको। पहली बार आपके क्रैक किया था किसने, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये इन्होंने क्लियर किया था सबसे पहले यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था। और ये जो एग्ज़ाम था ये यहाँ नहीं होता था, ये एग्ज़ाम होता था आपका ब्रिटेन जा करके। तो आधे से ज़्यादा लोग तो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाते थे, तो सिविल सर्विसेज के अंदर किसी को आने ही नहीं दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है भाई, कंपनी को भारत पर शासन का अधिकार 20 साल बढ़ाया गया। तो 20 साल के लिए उन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया कि भाई अब 20 साल तक और आप यहाँ पे शासन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट की बात कर रहे हैं हम। भारतीयों पर कर लगाने का अधिकार कंपनी को मिल गया कि भाई आप टैक्स लगा सकते हो, जिस जगह पर जितना चाहो टैक्स लगा सकते हो, जिससे चाहो जितना टैक्स वसूल कर सकते हो। प्रेस पर दमनकारी नियंत्रण जारी रहे। तो जो प्रेस थी उस टाइम पे ये बंद कर दी गई थी कि प्रेस को आगे जा करके लोगों को नहीं प्रमोट करने को मिलेंगे, मतलब अखबार हैं या कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी है वो नहीं पहुंचने दी जाती थी लोगों के बीच में। तो चार्टर एक्ट 1813
तो चार्टर एक्ट दोबारा से है, लेकिन चार्टर के साथ में क्या लग गया है, इसकी डेट बदल गई है। आप देखिएगा चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें क्या होता है भाई, बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। अब बंगाल से वो कहाँ पे आ गया, पूरे इंडिया के ऊपर आ गया है। प्रथम जी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है। इसके अलावा भारत में पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई मतलब जो इलेक्शन वगैरह थे उनको हेल्ड करने का यहाँ पर काम किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर तैयार की गई। कंपनी का वाणिज्यिक कमर्शियल कार्य समाप्त और केवल प्रशासनिक निकाय बनी रह गई। ठीक है, कमर्शियल जो भी काम था वो यहाँ पर खत्म हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर ये काम करने लगे बस। इसके बाद क्या होता है, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति का वादा पर लागू नहीं किया गया। मतलब उनको हायर पोजीशंस के ऊपर भेजने की बात कही गई, लेकिन उनको लेकर के वो लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी वो क्लियर करवाने के बाद में भी उनको एज ए क्लर्क ही रखते थे, उनको किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं जाने दिया जाता था। और क्या होता है इसमें, दास प्रथा समाप्ति की शुरुआत। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से कानून बना दिया था, जो स्लेवरी थी वो हमारे देश से ख़त्म करना चाह रहे थे ये लोग। ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाई, उन्होंने शुरुआत की। केवल कानून बनाने की शक्ति केंद्र में केंद्रीकृत, जो कानून बनाने की शक्ति थी वो अभी भी किसके पास में थी, सारी की सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में थी। ठीक है सॉरी जी। अगला क्या है, चार्टर एक्ट 1853। तो 1853 के अंदर जो है आपका एक नया एक्ट लेकर के आते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे कानून लेकर के आना चाह रहे हैं जिससे कि भारत देश की स्थिति सुधरे। इसके साथ साथ उन्हें भारत देश से फ़ायदा भी होता रहे। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा जब ही होता है जब सभी का विकास होता है। आप ये नहीं मान सकते कि भाई किसी एक इंसान को ऐसे ही शोषण करते रहो और आप अपना फ़ायदा निकाल लो, वो नहीं हो पाएगा। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आप आज की डेट में पॉलिटिक्स में भी जानते हो, अगर आपने सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में कर दी तो अगली बार आपके पास इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। इसीलिए सरकार जो है आपकी जगहों पे जो रोड होते हैं या जो सड़कें होती हैं उनको थोड़ा बना करके छोड़ देते हैं, मतलब घटिया क्वालिटी की चीज़ें लगाते हैं, क्योंकि 1 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो टूट जाएगा, फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। अगर एक ही बार इतना अच्छा बना दिया जाए कि वो अगली बार ख़राब ही नहीं होगा, तो सीधी सी बात है भाई, अगली बार तो आप किसको चुनोगे, नया मुद्दा होगा ही नहीं आपके पास में। ठीक है, तो चार्टर एक्ट को देखते हैं 1853 वाले को। तो इसमें क्या होता है भाई, कंपनी शासन का अंतिम चार्टर एक्ट था ये। ठीक है, पहली बार विधायी एवं कार्यकारी कार्य अलग। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम थे और जो मैनेजमेंट के काम थे या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो काम थे उन सभी को अलग अलग कर दिया गया। ICS सिविल सर्विस एग्ज़ाम की शुरुआत का प्रावधान किया गया भाई। ठीक है, परिषद में अलग अलग विभाग बनाए गए। ठीक है, आपको ये पहले बताया था। तो परिषद के अंदर अलग अलग विभाग बनाए गए, डिपार्टमेंट उन्होंने तैयार किए। कंपनी को शासन का अधिकार बिना समय सीमा के दे दिया गया कि भाई आप जब तक चाहो यहाँ पे राज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं रहेगी। तो शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की गई कि भाई शिक्षा जो एजुकेशन है भारतीयों की उसको ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जब वो ग्रांट वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं तो एजुकेशन भी बढ़नी चाहिए लोगों की। भारत में प्रतिनिधि शासन की नींव के जो इंडिया के अंदर जो लोग थे उनको भी आगे लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो है भारत देश के जो लोग हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे। अब नेक्स्ट क्या होता है, भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट माना जाता है वो 1935 वाला माना जाएगा। उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा रिलेट करता है या बहुत सारी चीज़ें उसमें से ली गई हैं। इससे पहले भी भारतीय शासन अधिनियम 1858 आ चुका था। याद रखिएगा इस चीज़ को। क्यों आ चुका था? क्योंकि भाई हमारा यहाँ पे एक रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का आंदोलन। ये आंदोलन विफल रहा था हमारा, जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए 1858 के अंदर। अगर हम इस टाइम पे ठीक से काम कर लेते या भारतीय के जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं अगर वो ठीक से काम करते, एक साथ एकजुट होकर के काम करते, तो शायद इसी टाइम पे हमारा देश आज़ाद हो जाता, 100 साल पहले आज़ाद हो जाता। लेकिन बहुत सारी कमियां रहीं जिसकी वजह से हम इस टाइम पे आज़ादी हासिल नहीं कर पाए। और जो आपका 1858 के अंदर जो भारतीय शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम आया,
उसी के उपलक्ष्य के अंदर उसके अंदर इतने सारे चेंजेस आए जिसकी वजह से उनकी मैनेजमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चलेगी, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि भाई आप ज़्यादा दिन तक यहाँ पे राज नहीं कर पाओगे। तो 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन समाप्त हो गया, तो कंपनी के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन, भारत के अंदर जो भी काम होता था अब सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, राजा थे, उनके हाथ में है। अब वहाँ की जो रानी जो भी फैसला लेगी या वहाँ के जो राजा ऐसा फैसला लेंगे वही भारत देश के अंदर चलेगा। सॉरी। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद सर्जित किया गया, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, ये एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई। भारत में एक काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापित की गई, मतलब काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी इन्होंने, ठीक है। एक ऐसी काउंसिल जिसके अंदर लोग अपनी बात रख सकते थे। गवर्नर जनरल का जो पद था, पहले देखिएगा, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल को ख़त्म कर रहे हैं, तो अब बनाएंगे वॉइस रॉय। तो भारत का पहला जो वॉइस रॉय बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था 1857 के अंदर 1857 के विद्रोह को रोकने के लिए, तो यही उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, इनको बाद में वायस राय बनाया गया था। भारतीयों की निष्ठा सुनिश्चित करने वाले कानून तैयार करेंगे, भाई भारतीय जो लोग हैं वो हमारे प्रति ईमानदार रहें या हमारे लिए प्रतिबद्धित रहें, इस चीज़ को लेकर के ऐसे कानून बनाए जाएंगे ताकि उनकी जो ईमानदारी है या उनका जो ट्रस्ट है उसको हम जीत सकें। प्रशासन में केंद्रीयकरण बढ़ा, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके उन्होंने सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861 के अंदर इसको लाया गया। 3 साल के बाद ही इन्हें एक नए कानून की ज़रूरत पड़ गई। क्या मजबूरी रही होगी इनकी कि इन्होंने ठीक 3 से 4 साल के बाद में एक नया कानून लेकर के आए। भारतीयों को पहली बार विधायी परिषद में शामिल किया गया, ठीक है। तो इनको जो है राजनीति के अंदर हमने ले लिया है कि भाई भारतीयों का भी राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण पक्ष रखा जाएगा। प्रांतों को केंद्रीकरण की नीति, तो प्रांतों को केंद्रीकरण की मतलब सभी जितने भी प्रांत हैं उन सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की इन्होंने। बम्बई और मद्रास में विधायी परिषद पुनः स्थापित की गई, ये एक काम किया इन्होंने। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी कि आप जो कोई भी लॉ वगैरह या कोई भी कानून बना करके अपने आप लागू कर सकते हो। नामित गैर अधिकारी सदस्य शामिल कर दिए गए। अब जो है मतलब जब भी किसी को नॉमिनेट करेंगे, चाहे वो मेंबर है चाहे नहीं है, उसको आप कर सकते हो, मतलब कमेटी का मेंबर बना सकते हो। भारतीयों को सीमित राजनीतिक प्रवेश आरंभ, कि भाई एक लिमिट तक इनको पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री देंगे, एक लेवल के बाद में नहीं देंगे। मतलब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो चुकी है भारतीयों की नीतियों के अंदर या फिर राजनीति के अंदर। ब्रिटिश इंडिया में मॉडर्न लेजिस्लेशन की शुरुआत इन्होंने ही करी थी, इसी टाइम पर हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के अंदर मॉडर्न लेजिस्लेशन की जो आधुनिक परिषद हैं उनकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, तो इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके बारे में देख लेंगे। विधायी परिषदों का विस्तार हो गया, ठीक है। 1992 के अंदर क्या हुआ, विधायी परिषदों की विस्तार होने लग गया। अप्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत हो गई, भाई ऐसे इलेक्शंस जो कि भाई इनफॉर्मली या इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर होते थे, उन इलेक्शंस की स्टार्टिंग कर दी थी। परिषद सदस्यों को बजट पर चर्चा की अनुमति, कि हम जो इंडियंस हैं उनकी भी डिस्कशंस होने लगा या उनको भी थोड़ी सी राय देने का मौका मिला। भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि, तो जो इंडियन मेंबर्स हैं उनकी जो भागीदारी है उसके अंदर धीरे धीरे करके उन्होंने वृद्धि करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने माना कि भाई कहीं ना कहीं भारतीय लोग हैं, इनके ऊपर शासन कर रहे हैं, तो इनके लोगों की अगर नहीं सुनी जाएगी तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे या यहाँ पर ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएंगे। विश्वविद्यालयों नगर पालिकाओं सदस्यों को नामित कर सकती थी, ठीक है। तो जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उन सभी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट कर सकती थी ये। केंद्र विलय के प्रयास किए गए कि सेंट्रल लेवल के ऊपर जो भी मैनेजमेंट है उसके अंदर उनको एंट्री दी जाए या उनके साथ में जोड़ दिया जाए। इंडिविजुअली ये नहीं माना गया कि भाई कुछ लोग हैं उनके साथ में जुड़ करके काम किया जाए या एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे सपोज करो एक प्रधान है एक गांव का, तो वो एक गांव तक ही सीमित ना रहे, कई सारे प्रधानों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाए ताकि क्या हो सके, मैनेजमेंट अच्छा हो सके और जो उनका काम है और बेहतर तरीके से हो पाए। आगे सुने। राष्ट्रवादी राजनीति की नींव मजबूत हुई, इससे क्या हो गया, नेशनलिज्म की जो भावना है वो लोगों के अंदर आने लगी। अब राजनीति के अंदर लोग चाह रहे थे कि हमारे ही लोग आके हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम, मॉडले मिंटो रिफॉर्म, तो मॉडले मिंटो जो थे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये अलग अलग है।
तो 1909 के अंदर ये स्टार्ट होते हैं। तो क्या क्या इसके अलग अलग चीज़ें थी? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्ट्रेट्स हो, मतलब कि अलग से आप मुस्लिमों के लिए एक परिषद तैयार करें जिसके अंदर केवल मुस्लिम मेंबर हो। याद रखिएगा मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी 1906 के अंदर, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्टार्टिंग हो गई थी क्योंकि मुस्लिम लोग भी चाह रहे थे कि हमारे लिए एक अलग से प्रावधान बनाया जाए, हमारे लिए कुछ अलग चीज़ें करी जाए, ठीक है। केंद्रीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ी। इसके बाद में क्या होता है, भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल करने का वादा किया गया कि भाई भारतीयों को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। लॉर्ड मिंटो को मुस्लिमों का पिता कहा जाता है कि इन्होंने मुस्लिमों के लिए बहुत सारे काम किए थे, लॉर्ड मिंटो ने, इसलिए इनको जो मुस्लिमों का पिता कहा जाता है। मतलब ये एक टर्म है, इसको आप जो है ऐसे ना लेना कि हाँ भाई हमारे लिए स्पेसिफिकली कुछ बोला जा रहा है या किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को बोला जा रहा है। इनको केवल इस एक टर्म के थ्रू बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा लिखा गया है। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए है कि भाई ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई इस एक पर्टिकुलर पर्सन को इस तरीके से बोला जा रहा है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। पहली बार भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। इसके बाद में क्या होता है भाई, प्रतिनिधित्व बढ़ा लेकिन शक्तियाँ सीमित रही। हमारा जो काम था या जो हमारी जो क्या बोल सकते हैं प्रतिनिधित्व था वो बढ़ गया, लेकिन जो पावर थी हमारे पास में वो लिमिटेड ही रही। सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद में उन्होंने फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई। इन्होंने कहा कि भाई किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो और वो लोग क्या होंगे, आपस में ही लड़के मर जाएंगे और हमारी जो राजनीति है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड जो है अलग अलग वो हैं पर्सन। तो इनके बाद में कुछ रिफॉर्म्स आए या कुछ बदलाव आए इस अधिनियम के तहत 1919 वाले के, तो उनको हम देख लेते हैं। द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन प्रांतों में लागू हो गया भाई। द्वैध शासन क्या है? कभी आधा शासन इनका है, आधा दूसरे का है। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का विभाजन कर दिया गया। जो सेंट्रल लेवल के काम थे उनको और जो प्रांतों के काम थे मतलब प्रोविंसेस थे उनके काम अलग होने लगे। मतलब सेंट्रल लेवल के ऊपर कुछ रूल बनते थे और जो प्रांतों के लिए रूल थे वो अलग तरीके से बनते थे। जनता को मतदान का सीमित अधिकार, सभी को अधिकार नहीं था, कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया इन्होंने। साइमन आयोग या साइमन कमीशन का आधार यही कानून है। जो साइमन कमीशन आया था ना उसका जो आधार है वो यही है। संसद को भारत के प्रति जवाबदेह बनाया गया। जो वहाँ की संसद है उसको भारतीयों के प्रति या इंडिया के प्रति जवाबदेह या अकाउंटेबल बनाया गया। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण बढ़ा। जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव थी, एग्जीक्यूटिव मतलब वहाँ पे जो नियम बनते थे उनके ऊपर हमारा प्रभाव धीरे धीरे, नियंत्रण जो है धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। 10 वर्षों में सुधार की समीक्षा का प्रावधान किया गया कि भाई जो 10 सालों के अंदर जो भी आप अच्छे काम करोगे या जो भी आप अच्छे चेंजेस लेकर के आओगे उनको हम एनालाइज करके देखेंगे कि भाई ये चीज़ें आपने ठीक भी करी हैं या गलत करती हैं, ठीक है। साइमन कमीशन, अब देखिएगा ये क्या था, क्या आया देखिए। साइमन कमीशन 1927, साइमन आयोग 1927। आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारत में व्यापक विरोध हुआ इस चीज़ का कि भाई भारतीय कोई भी नहीं है, सारे के सारे अंग्रेज है इसके अंदर, तो भारतीयों के लिए तुम क्या अच्छा ही कर लोगे। साइमन गो बैक का नारा दिया गया। आयोग की रिपोर्ट 1930 में पेश की गई, ठीक है। तो 1927 में आयोग आया और उसकी जो रिपोर्ट थी वो प्रेजेंट की गई 1930 के अंदर। प्रांतीय स्वशासन की दिशा में सुझाव, जो प्रांतों के अंदर खुद का शासन होता था या जो राजा खुद राज करते थे उनके लिए कुछ एक सजेशंस दिए गए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए भाई। कौन से गोलमेज सम्मेलन हुए? गोलमेज सम्मेलन हुए 1929 से लेकर के 29, 30, 31, ये गोलमेज सम्मेलन हुए भाई आपके। इन गोलमेज सम्मेलनों का मेन मुद्दा ये था कि भाई किसी तरीके से लोगों को ये बताया जाए कि भाई तुम गुलाम हो अंग्रेज़ों के और किस तरीके से आप अपने आप को आज़ाद कर सकते हो, किस तरीके से भारतीयों की जो चीज़ें हैं या भारतीयों को आज़ादी है किस तरीके से मिल सकती है। या हमारे यहाँ के जो नेता थे उन्होंने अलग अलग तरीके के प्रयास किए जिनसे कि किसी तरीके से आप लोग आज़ादी प्राप्त कर सकते या फिर भारतीयों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो पाती। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो कांग्रेस जो हमारे यहाँ पे तैयार की गई थी, देखिएगा आपको एक बात बतानी भूल गई। तो 1883 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने।
ठीक है। तो कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जिसको कि भारतीयों के लिए बनाया गया था और भारतीयों ने इस चीज़ को लेकर के काफ़ी आगे आंदोलन किए और इस एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों ने अपने विचार रखे और ये बताया कि भाई किस तरीके से हम लोग आज़ादी हासिल कर सकते हैं। भारतीय आंदोलन तेज हो गया था। इसके बाद में क्या होता है, भारतीय आंदोलन जो थे वो तेज हो गए थे क्योंकि गांधी जी भी आ गए थे। इसके बाद में क्या होता है, भारतीय शासन अधिनियम 1935, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1935 का जो आयोग था या फिर जो एक्ट था वो क्या था। आप याद रखिएगा, जो भारत देश का जो संविधान है उसका 70%, आप ये मान के चलें 70% जो हिस्सा है वो इस एक एक्ट से लिया गया है और जो बाकी का हिस्सा है वो हमने अलग अलग देशों से अडॉप्ट कर रखा है या ले रखा है, ये मान के चलिएगा। संघीय शासन, फेडरल सिस्टम का प्रस्ताव दिया। फेडरल मतलब संघीय शासन, मतलब कि एक हेड रखेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके नीचे बहुत सारी गवर्नमेंट काम करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट काम करेंगी, इसको बोलते हैं संघीय शासन। आगे देखिएगा, प्रांतों में पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता, मतलब प्रांतों की जो बातें होंगी या प्रोविंसेस की जो बातें होगी, जो छोटे लेवल के ऊपर काम होंगे, उनके पास में पूरी इंडिपेंडेंस होगी, पूरी आज़ादी होगी अपने फैसले लेने की, अपने कानून बनाने की। केंद्रीय प्रांतों के लिए 3 सूचियाँ तैयार की गई। तो कौन सी सूचियाँ तैयार की, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट। तो ये 3 समितियाँ तैयार की, 3 अलग अलग सूचियाँ तैयार की उन्होंने। केंद्रीय सूची, जैसे अभी आज की डेट में आप इसको 3 सूचियों के नाम से जानते हो। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ोगे, जब सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाएंगे, तो फेडरल होती है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संघ सूची, मतलब जिसके अंदर की भाई एक सेंट्रल लेवल के कुछ मुद्दे होंगे, कुछ स्टेट लेवल के कुछ मुद्दे होंगे और कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है। तो रिजिड्यूरी शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। याद रखिएगा, भारत देश बहुत बड़ा था और अखंड भारत का नाम आपने सुना होगा। अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग तरीके से हमारे देश को अलग किया गया था। सबसे पहले जो भारत का टुकड़ा किया गया था वो बर्मा का ही किया गया था। ठीक है। बर्मा मतलब आपका आज की डेट में ये पड़ता है ना म्यांमार, म्यांमार को पहले बर्मा बोलते थे। ठीक है। तो द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, मतलब 2 सदन होंगे, मतलब कि जैसे अभी आज की डेट में आप देखते होंगे राज्यसभा और लोकसभा, इस तरीके से द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान दिया। भारत का 70% संविधान इसी से प्रेरित है। देखिएगा ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 70% जो संविधान है वो इस एक्ट से प्रभावित है, हमारा इफेक्ट डालता है। आगे देखिएगा कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन प्लान एक आया हमारे यहाँ पे 1946 के अंदर। भारत को संघीय ढांचा देने का प्रस्ताव, भारतीय संविधान सभा को गठन की व्यवस्था इसी के तहत की गई। संविधान सभा वो सभा है जिसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है। समूहीकरण, ग्रुपिंग का सिद्धांत दिया गया, भाई ग्रुप के अंदर रहेंगे। अखंड भारत का प्रस्ताव रखा गया। देखिए कैबिनेट मिशन का मानना ये था कि भाई भारत जो देश है उसको अखंड भारत बना के रखें, मतलब जितना भी बड़ा एरिया है उसको भारत के अंदर मिला के रखें। लेकिन क्या हुआ, फिर लॉर्ड माउंटबेटन आए। लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था कि भाई भारत जो हिंदू लोग हैं उनके लिए अलग और मुसलमानों के लिए एक अलग देश का प्रावधान रखा जाए, क्योंकि ये मुस्लिम लीग का प्रावधान, मुस्लिम लीग की डिमांड थी। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनका ये मानना था कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं उनको भारत देश के अंदर उस लेवल की या उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलेंगी जितनी कि उनको एक अलग देश के रूप में मिल पाएंगी। प्रांतों को व्यापक स्वायत्ता दे दी गई। ठीक है। तो प्रांत जो थे उनको व्यापक स्वायत्ता, मतलब कि खुद के लिए इंडिपेंडेंट रूल्स वगैरह, रेगुलेशन वगैरह तैयार करने के लिए उनके पास में राइट्स थे। रियासतों को विकल्प दिया गया, मतलब रियासतों को ये विकल्प दे दिया था कि भाई आप चाहे तो भारत देश में रहें या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। बाद में जो एक्ट बना था उसके अकॉर्डिंग उनके पास में 3 चॉइसेस थी, या तो आप इंडिपेंडेंट रह लो, या तो आप इंडिया में रह लो, या तो आप पाकिस्तान में रह लो। तो उनके पास में 3 चॉइसेस थी। यहाँ पर क्या है, या तो आप इंडिपेंडेंट रह लो या फिर आप इंडिया के अंदर आ जाओ। ठीक है। रियासतों को विकल्प दिया गया था। केंद्र केवल रक्षा, विदेश और संचार देखेगा, कि भाई जो आपका कम्युनिकेशन है, जो डिफेंस है और इसके अलावा जो फॉरेन डिपार्टमेंट है उन्हीं को देखेगा। बाकी सारी चीज़ें रहेंगी जो वो प्रोविंसेस देख सकते हैं या फिर राज्य सरकारें देखेंगी। ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो भारत देश की आज़ादी के बाद में ये अधिनियम लाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देश बने, हमें ये पता है। देखिएगा, जब भारत देश आज़ाद हुआ था, कुछ ऐसी सी लोकेशन रहेगी इंडिया की,
ठीक है। और यहाँ पर हमारा पड़ता है ये पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ पर था ईस्टर्न पाकिस्तान। तो इनका मानना क्या था, देखिएगा 2 देश बनाए उन्होंने। जब भारत देश के 2 टुकड़े करने की बात कही गई थी, ये लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी उसके तहत, तो इनका मानना क्या था जब जो मुस्लिम लीग के जो लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनका मानना क्या था, मानना ये था कि भाई हमें आधी जगह तो दो यहाँ पे ईस्ट की तरफ, जहाँ पे आज की डेट में क्या है आपका बांग्लादेश है, आधी जगह जो हमें दो वो वेस्ट की तरफ दो, मतलब इस वाले एरिया के अंदर दो। क्यों दो भाई हमें इस वाले एरिया के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी जो रियासतें हैं, जो भी सॉरी जो भी ईस्ट का पार्ट है वो सबसे बेस्ट पार्ट था। इसके साथ इन्होंने आधा एरिया यहाँ पर मांगने की कोशिश की, क्योंकि हैदराबाद के एक निज़ाम थे, ठीक है, वो इनकी हेल्प काफ़ी कर रहे थे। तो इनका मानना ये था ये पूरा का पूरा एरिया इनको मिल जाएगा, ये वाला एरिया ये रख लेंगे, और ये वाले एरिया के ऊपर ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। बाद में जब 1971 के अंदर युद्ध होता है, उसके अंदर इनका ये मानना था कि भाई अब हमारा जो देश है, हमें यहाँ से पूरा घूम करके आना पड़ता है ईस्टर्न पाकिस्तान यहाँ पर। तो आप ऐसा करो कि हमें ये पूरा का पूरा हिस्सा काट के दे दो, इससे क्या होगा, हमें आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें श्रीलंका और पूरा क्रॉस करके आना पड़ता है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमारा 1971 का युद्ध हुआ, और उसके अंदर हमने अलग से बांग्लादेश तैयार कर दिया। उस टाइम पर वो युद्ध इसलिए हो रहा था कि भाई किसी तरीके से भारत देश के साथ में कन्फ्लिक्ट तैयार हो जाए। वहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के कन्फ्लिक्ट था। अब फिलहाल वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो भी आप जानेंगे। तो ब्रिटिश सत्ता का अंत हो जाता है। अब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है इस एक्ट के तहत। रियासतें किसी भी देश से जुड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, भाई रियासतें जिस देश में जाना चाहे रह सकती हैं। रियासतों को इकट्ठा करने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है जितना अच्छा किया, इससे बेहतर शायद ही कोई कर सकता था। इतने महान व्यक्ति ने इतने अच्छे तरीके से या इतने अच्छे लेवल के ऊपर सभी 500 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा लेकर के आना एक बहुत बड़ा इशू था। इसके बारे में आपको धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे आपके साथ में, और बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये पूरी जर्नी रही थी। तो गवर्नर जनरल को विस्तृत शक्तियाँ दे दी गई थी, जो गवर्नर जनरल थे उनको विस्तृत शक्तियाँ दे दी गई थी। अब इसके बाद में उनके कंट्रोल में बात थी सारी की सारी। संविधान सभा विधायी निकायों के रूप में कार्य करती रही। जो संविधान सभा थी वो विधायी काम जितने भी थे, जो भी चीज़ें थी, उनको लेकर के काम करती रही। भारत पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र बन गया भाई इसके बाद में, इस एक्ट के तहत, और 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ादी मिल जाती है। ये कुछ स्टेप्स थे, मतलब ये अंग्रेज़ों के नियम जो आते चले गए, उन नियमों के तहत बहुत सारे नियम हमारे सामने आए, जिनको कि हमने अपने मूल संविधान को तैयार करने में सहायता ली जिनसे, ठीक है जी, थैंक यू। इसके अलावा जो है आपको ये अभी तक की ये क्लास जो थी उसके अंदर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो भारतीय संविधान का इतिहास हमने जानने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर। इस सबसे हमने ये जाना है कि भाई हमारा जो संविधान था उससे पहले भी बहुत सारे नियम तैयार हुए थे। संविधान क्या है हमारे पास, संविधान एक ऐसा नियम है, ऐसा विधान है जिसके रूप में आप अपने देश को चलाते हो। एक बुक है एक तरीके की, जिसके तहत किसी भी देश को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है। अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए था भाई संविधान बनने के क्या क्या चरण आए। अब इससे हमें ये आइडिया लग गया कि बहुत सारे नियम पहले से आए हुए थे, जिनके आधार पे हमारे देश को चलाया जा रहा था। अब इन सारे नियमों से हमें एक रेफरेंस मिल गया कि भाई हमारा जो देश है वो ऐसे ही नहीं तैयार हो गया, और ऐसे ही किसी ने भी एकदम से रूल रेगुलेशन बनाने स्टार्ट नहीं किए थे। उससे पहले भी हमारे देश के अंदर रूल रेगुलेशन काम होते थे, और वो अलग अलग एक्ट्स के थ्रू होते थे। अब अंग्रेज़ों का शासन था तो भाई अंग्रेज़ों के थ्रू ये काम होता था, उनसे पहले से होता तो भाई हम किसी और चीज़ की डिस्कस करते। आज की डेट में जो हमारा मूल संविधान है उसके बारे में हम लोग आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो अगर समझ में आई है या आपको कोई प्रॉब्लम लगती है इसके अंदर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आगे की जो वीडियोज़ रहेंगी उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये जो वीडियो हैं ये जितने भी कंप्यूटर एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, चाहे स्टेट लेवल के हों, सेंट्रल लेवल के हों, एसएससी के, यूपीएससी के, या टेट एग्ज़ाम से टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप बताएं कि भाई हमें क्या इसमें अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के आप औरों के साथ में भी इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।